नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ओपन क्लासेस पर। अब आपका चैनल ओपन क्लासेस टेलीग्राम और फेसबुक पे भी उपलब्ध है ओपन क्लासेस के नाम से। हम लोग बहुत बेसिक से स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, एनसीईआरटी से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कि बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी के साथ साथ सेंट्रल एसएससी, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, रेलवे का जो एनटीपीसी एग्जाम होता है, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा, और अभी तो उत्तर प्रदेश के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी निकाला गया है, जो कि बहुत ही उपयोगी। आप लोग अवश्य उसका फॉर्म डालिएगा, एग्जाम दीजिएगा। बहुत बेसिक से शुरुआत है, हमारे इतिहास की समझ का बहुत बेसिक से शुरुआत है। और आप देखेंगे जब मेरा एक सीरीज चल रहा है नाइट स्टडी विथ मी, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व हो रहा है, तो सारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। आप लगाएंगे चैप्टर वाइज को तो सारे क्वेश्चन आपके अवश्य बनेंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो है फ्रेंच जो व्यापारिक कंपनियां आई थी, सारी कंपनियां आ चुकी है भारत में। अब तो सब में एक दूसरे के प्रति द्वंद्व शुरू होगा, अपने राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार करेगा, भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार होगा, अपने व्यापार का विस्तार होगा, आर्थिक क्षेत्र का विस्तार होगा। इसके कारण जो तत्कालीन जो प्रेजेंट राजाएं हैं, जमींदार हैं, नवाब हैं, सभी के बीच में लड़ाइयां शुरू होंगी उत्तराधिकार को लेकर। इसी उत्तराधिकार के जंग में भी 3 कर्नाटक युद्ध हुए अंग्रेज और फ्रेंच के बीच। तो हम लोग देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसकी पृष्ठभूमि जो है 1741 में 1741 में डुप्ले फ्रेंच गवर्नर बन के भारत आया। डुप्ले फ्रेंच गवर्नर बन के भारत आया और इन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की शुरुआत की। भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम हस्तक्षेप की शुरुआत डुप्ले ने की थी, जो कि फ्रेंच गवर्नर था। तत्कालीन कारण और मुख्य कारण जो थे, मुख्य कारण ये थे कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था फ्रेंच और अंग्रेज के बीच। और तत्कालीन कारण थे कि अंग्रेज अधिकारी वार्नेट जो है वहां पे कि जलपोत था, उसके फ्रांस के जलपोत को पकड़ लिया। तो डुप्ले ने उचित कार्रवाई के लिए अंग्रेज से मांग की कि आप उचित कार्रवाई कीजिए, बोला हमारे जलपोत को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अंग्रेज ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, अनसुना कर दिया। वार्नेट के कार्य को अनसुना कर दिया, यानी प्रूफ कर दिया कि सही किया वार्नेट। तो परिणामतः डुप्ले ने लाबूडोने जो मॉरिशस का फ्रेंच गवर्नर था, लाबूडोने की सहायता से अंग्रेजों की मद्रास फैक्ट्री जो थी उस पर अधिकार कर लिया। लाबूडोने की सहायता से डुप्ले ने मद्रास फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। तभी मॉरिशस का वो फ्रेंच गवर्नर था, लाबूडोने। ठीक है, और इसी समय दक्षिण में भी, साउथ इंडिया में, हमारा कर्नाटक, हैदराबाद में जो है उत्तराधिकार का जंग चल रहा था। उत्तराधिकार के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए लोगों में आपस में लड़ाइयां चल रही थी, अंतर्द्वंद चल रहा था। इसी का फायदा उठाया हम भारतीयों की फूट का ही तो फायदा उठाया है ये बाहरी लोग। उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उसी में जो है सेंट थॉमे का युद्ध हुआ था 1748 में। ठीक है, ये पहले चरण की महत्वपूर्ण लड़ाई है, पहले चरण की महत्वपूर्ण लड़ाई है। और इस लड़ाई में जो है फ्रेंच जीता था। ठीक है, इस लड़ाई का है कि कर्नाटक के नवाब जो अनवरुद्दीन थे, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रेंच से सहायता मांगी, फ्रेंच से मद्रास में शांति स्थापित करने हेतु पहल कर लिए, उनसे कहा। ठीक है, तो कैप्टन पैराडाइज तभी कैप्टन थे, फ्रेंच सेना के कैप्टन थे कैप्टन पैराडाइज। और अनवरुद्दीन की सेना का नेतृत्व कर रहे थे महफूज खान। फ्रेंच सेना से मद्रास में शांति की बात की, अब शांति लाइए, लेकिन उन्होंने माना नहीं फ्रेंच सेना। तो फ्रेंच सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज कर रहा था और अनवरुद्दीन की सेना का नेतृत्व जो कर्नाटक के नवाब थे उसका नेतृत्व महफूज खान कर रहा था। तो युद्ध हुआ इसमें जो है अंततः फ्रेंच की सेना जीती। ठीक है, मद्रास, उसके बाद एला सेपेल की संधि हुई। इस युद्ध के बाद, सभी युद्ध के बाद एक संधि हो जाती है, तो दो लोग आपस में बैठ के संधि समझौता कर लेते थे। एला सेपेल की संधि 1748 ईस्वी में हुई, जिसमें मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया।
क्या हुआ, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। बदले में फ्रेंच को भी तो कुछ चाहिए, संधि हुई है, फ्रांस को भी, तो बदले में फ्रांस को अमेरिका में कुछ क्षेत्र मिल गया। अंग्रेज को मद्रास मिल गया एला सापेल की संधि से 1748, और फ्रांस को अमेरिका में कुछ क्षेत्र मिल गया। ठीक है, तो सेंट थॉमे के युद्ध का क्या क्या था कि अनवरुद्दीन की तरफ से महफूज खान लड़ा, फ्रेंच सेना की तरफ से कैप्टन पैराडाइज लड़ा, और एला सापेल की संधि हुई। ठीक है, और जो है इस संधि के उपरांत जो है अब लोग लड़ने नहीं लगे, दोनों संधि हो चुका था तो लड़ाई नहीं होने लगी, यह समझा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर जो है तुरंत 1 साल के उपरांत कि जिसको सत्ता का लोभ है, जो अपना क्षेत्र विस्तार में लगा हुआ है, फिर कोशिश हुआ। और हमारे तो साउथ में, दक्षिण में उत्तराधिकार का युद्ध चल ही रहा था कि हम सत्ता हासिल कर ले, हम सत्ता हासिल कर ले। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो गया तुरंत 1749 से 1754 के बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसका मुख्य कारण क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का लड़ाई चल रही थी। हैदराबाद में निजाम मुल्क और आसफ जहां ने स्थापना कर दिया था, तब तक 1724 में हैदराबाद का स्थापना स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया था निजामुल मुल्क आसफ जहां। ठीक है, और 1747 में जब मृत्यु हो जाती है निजामुल मुल्क की, आसफ जहां की, तो नासिर जंग उत्तराधिकारी बनता है। कौन बनता है, नासिर जंग, हैदराबाद में। और जो उसका भतीजा था आसफ जहां का, मुजफ्फर जंग, ने भी सत्ता पर दावा अपना ठोका, मुझे भी सत्ता मिलनी चाहिए, भतीजा हूं, मुझे भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो तुरंत फायदा उठा लिया। 2 गुट थे, अंग्रेज और फ्रेंच, पहले लड़ाई हो चुकी थी, तुरंत फायदा उठाया। अंग्रेज बोला कि ठीक है नासिर जंग, हम तुमको सहायता कर देंगे। फ्रेंच बोला मुजफ्फर जंग, तुमको सहायता कर देंगे। ठीक है, कर्नाटक में तभी क्या चल रहा था, कर्नाटक तकनीकी रूप से तो आसफ जहां का क्षेत्र था, निजाम का क्षेत्र था कर्नाटक, लेकिन उसके जो प्रतिनिधि थे तो अपना प्रतिनिधि रख देता, ये राज तुम हो गया, इसका राज का तुम देखभाल करो, इस क्षेत्र का देखभाल तुम करो। तो जो प्रतिनिधि थे वो स्वतंत्र व्यवहार करने लगे थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे, एक तरह से नवाब बन गए थे। और वहां का नवाब कौन था, अनवरुद्दीन। और चंदा साहब अनवरुद्दीन का बहनोई था, बहन का पति बहनोई था, वो भी सत्ता पे दावा कर रहा था। फिर अंग्रेज बोला ठीक है भैया, अनवरुद्दीन को हम सहायता कर देंगे, अनवरुद्दीन हम तुमको सहायता कर देंगे नवाब को। फ्रेंच वाला हम चंदा साहब को सहायता कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए हैदराबाद में जो पहले से सत्ता पे काबिज थे, अंग्रेज ने उसकी सहायता की, नासिर जंग का याद रखने का तरीका। और बाद में जो दावा किया उस पर फ्रेंच ने उसकी सहायता की। याद हो जाएगा इससे कि अंग्रेज के गुट में कौन कौन शामिल थे, गिनान करने आ जाएगा। तो नासिर जंग याद रखेंगे, नासिर जंग पहले से था, निजामुल मुल्क का बेटा। ठीक है, मेन उत्तराधिकारी, उसको अंग्रेज किया। फिर यहाँ भी मेन उत्तराधिकारी अनवरुद्दीन था, नवाब था, मेन था वहां पे, उसको भी अंग्रेज सहायता किया। जो बाहर से आया, मुजफ्फर जंग भतीजा आ गया, बहनोई चंदा साहब आ गए, तो उसको फ्रेंच किया था। याद करने का तरीका तो तुरंत यहाँ हो गया अंबूर का युद्ध। अंबूर जगह है, वहां पे युद्ध हो गया कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 जो है अंबूर का युद्ध से जाना जाता है। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध सेंट थॉमे का युद्ध, वहां क्या संधि हुई थी, एला सापेल 1747 में, और यहाँ पे भी संधि होगी, युद्ध होगा तो संधि होगी भैया। तो अंबूर का युद्ध हुआ 1749 में, अंग्रेज गुट और फ्रेंच गुट मिल गए। अब अंग्रेज गुट में कौन कौन शामिल हो गए, अंग्रेज थे ही, किसकी सेना मिल गई, नासिर जंग की सेना मिल गई। ठीक है, और इधर से कर्नाटक से अनवरुद्दीन की, और फ्रेंच गुट में चंदा साहब और मुजफ्फर जंग। ठीक है, इसमें फ्रेंच गुट विजयी हो गया। ये लोग पहली में भी फ्रेंच जीत गया था, पहला में भी फ्रेंच जीता था, दूसरे में भी फ्रेंच गुट विजयी हो गया। ठीक है, कर्नाटक से कौन मर गए, अनवरुद्दीन, और चंदा साहब नवाब बन गए। ठीक है, हैदराबाद में कुछ समय तक तो नासिर जंग रहा, लेकिन कुछ समय बाद फ्रेंच समर्थित मुजफ्फर जंग क्या बन गया, नवाब, मुजफ्फर जंग नवाब बन गया। ठीक है, आगे अनवरुद्दीन का पुत्र जो है, अनवरुद्दीन जो मर चुका था युद्ध में, उसका पुत्र मोहम्मद अली अंग्रेज के पास फिर गया, भैया मेरे पापा जो थे, मेरे पिताजी वहां पर समय, तो मुझे भी दीजिए। तो चले अंग्रेज ने फिर सहायता कर दी अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली का, अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली का फिर से अंग्रेज ने सहायता किया और चंदा साहब को हरा दिया। ठीक है, चंदा साहब जो बैठे हुए थे
उसको हरा दिया गया। ठीक है, चंदा साहब को हरा दिया गया कर्नाटक में। अनबरुद्दीन कर्नाटक में था ना, तो चंदा साहब को हरा दिया गया। ठीक है, और फिर नवाब बन गए मोहम्मद अली। आगे चल के हैदराबाद पर मुजफ्फर जंग के बाद सालार जंग उसका पुत्र था, तब तक फ्रेंच प्रभाव बना रहा। और इस युद्ध के बाद एक संधि होती है, पौंडीचेरी की संधि। कब हुई पौंडीचेरी की संधि? 1756 में। पौंडीचेरी की संधि 1756 में। इसमें क्या आता है पौंडीचेरी की संधि में? पौंडीचेरी की संधि में ये होता है कि भैया तुम लोग अपने अपने क्षेत्र में रहो और हम लोग एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तटस्थता बनाए रखेंगे। हस्तक्षेप की नीति कर सकते हैं, हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति पौंडीचेरी के युद्ध से, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अंबुर का युद्ध से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध सेंट थॉमे के युद्ध से। प्रथम कर्नाटक के युद्ध में फ्रांस जीता, द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में फ्रांस जीता। एला सापेल होती है प्रथम कर्नाटक, और द्वितीय कर्नाटक में पौंडीचेरी की संधि होती है 1756, एला सापेल 1748। ठीक है, ये हो गया। और डुप्लेस साहब थे उस समय फ्रेंच गवर्नर। डुप्लेस 1741 में भारत आए थे और इन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की शुरुआत की। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के मध्य हुआ था। ठीक है, ये प्रथम युद्ध की तरफ बाह्य मामलों का ही एक विस्तार है। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था 1756 से 63 के बीच। ठीक है, उसी में पांडिवास की लड़ाई होती है दोनों के बीच में, और यही 1760 में भारतीय संदर्भ में ये निर्णायक जंग की शुरुआत थी। और इसमें जो जीतता वो उसका शक्ति और मजबूत हो जाता, निर्णायक जंग था। ठीक है, इसके बाद ही अंग्रेज सत्ता स्थापित कर पाए थे पूर्ण रूप से अकेला। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट और फ्रेंच सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट लाली। कह सकते हैं आयर ने काउंट लाली को कूट दिया। ठीक है, अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकुट और फ्रेंच सेना का काउंट लाली। 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी, जो फ्रेंच मुख्यालय था पौंडीचेरी, उस पर जाके अधिकार कर लिया। 1761 में पौंडीचेरी पर, फ्रेंच मुख्यालय पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इस युद्ध में जो अंग्रेज विजयी हुए, तो उसके बाद जो है पेरिस की संधि हुई। वो सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति पर पेरिस की संधि होती है, जो 1756 से 63 के बीच में युद्ध चल रहा था। उसकी समाप्ति पर पेरिस की संधि होती है। इस संधि में वही हुआ कि पांडिचेरी को वापस कर दिया गया फ्रेंच को। ठीक है, उसको लगा दिया गया बैरियर कि अब तुम राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करोगे, कहीं पे चल देते हो युद्ध करने, वो नहीं करोगे, ये सब बंद करो। सिर्फ तुम एक कंपनी हो, व्यापार करने आए हो, व्यापार करो सिर्फ तुम। उसी में व्यापारिक कंपनी बनकर रह गए पेरिस की संधि से। ठीक है, व्यापारिक कंपनी बनकर रह गई। ठीक है, इससे पूर्व हम देख चुके थे कि 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था।
कह सकते हैं 1761 के बाद अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो चुकी थी। पतन का मुख्य कारण क्या क्या था? फ्रांस की जो कंपनी थी, लुई 15वां जैसे जो शासक बने थे उसकी प्रशासनिक विफलता थी। युद्ध में हमेशा उलझ कर ही रह गया फ्रेंच, ठीक है, फ्रांस युद्ध में उलझ कर रह गया। नौसैनिक कमजोरी थी और ये सभी मजबूत पक्ष था अंग्रेजों के पास। अंग्रेज डच को हरा चुके थे, भगा चुके थे, ठीक है। इसके बाद जो कंपनी थी स्वीडिश, ये सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये लोग अपने में सिमट के रह गए, ठीक है। डेनिश, ठीक है, मेन है डचों को पराजित कर चुका था, बच गए अंग्रेज। अंग्रेज जो एक छत्र राज कर सकते थे हमारे देश पर, और उन्होंने राज किया और हमारे जो उत्तराधिकार की हरदम जंग होते रहे, हम लोग आपस में उलझते रहे, इसी का फायदा इन्होंने उठाया। और धीरे धीरे जो अपने प्रतिद्वंदी थे, डच थे, फ्रेंच थे, फ्रांस को हटा दिया, डचों को हटा दिया, पुर्तगाली भी हार चुके थे, पुर्तगाली भी एक जगह सिमट के रह चुका था। तो ये सभी बातें हम लोगों ने कर्नाटक युद्ध में देखा। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि डुप्ले का कार्यकाल जो था, प्रथम और सेकंड जो युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर कौन था? डुप्ले। इसका कार्यकाल 1741 से 54 के मध्य। गोडेहू और काउंट लाली। गोडेहू 1754 से 58 के बीच में गवर्नर बन के आते हैं और तृतीय कर्नाटक 1756 में शुरू होती है, ठीक है। तो 2 साल इनके अंतर्गत में युद्ध चला। बाकी काउंट लाली 58 से 63 के बीच में आए। तो ये याद रखें, कभी मिलाने के लिए दे दे गवर्नर जनरल, गवर्नर कौन था और नाम दे दे डुप्ले, गोडेहू, काउंट लाली। काउंट लाली और डुप्ले से हम लोग परिचित हैं। डुप्ले द्वितीय और प्रथम दोनों में था, ये एकदम याद रखना। डुप्ले प्रथम द्वितीय दोनों कर्नाटक युद्ध में था, लेकिन काउंट लाली और जो गोडेहू दोनों मिलकर तृतीय कर्नाटक युद्ध में था। तो डुप्ले इकलौता प्रथम द्वितीय कर्नाटक युद्ध, काउंट लाली गोडेहू तृतीय कर्नाटक युद्ध में था। हम इस प्रकार देखें, पेरिस की संधि हो गई। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, देखिएगा। बेसिक से एकदम 0 लेवल से शुरुआत किया जा रहा है वीडियो को, लेकिन इससे मुझे उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का एक क्रक्स है, एनसीईआरटी बेसिस पे स्टार्ट है और आपका हेल्प होगा। जो हमारे नाइट स्टडी विथ मी का जो प्रीवियस ईयर पेपर का लाइव कर सकते हैं कि लाइव स्टडी होती है, उसके साथ उस वीडियो का आप लोग फायदा उठाएं, प्रैक्टिस करें। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी तरह का कमेंट हो, कुछ भी आपको चाहिए, जानना चाहते हैं इस संबंधित, इस वीडियो से संबंधित, इसमें क्वेश्चन कैसे होगा, क्या होगा, उसका कमेंट बॉक्स में करें। और वीडियो को शेयर करें और नीडी स्टूडेंट तक शेयर करें, बर्डिंग एस्पायरेंट के पास शेयर करें, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। जो बेसिक्स क्लियर होगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, तभी आपका मेंस अच्छा हो जा सकता है, मुख्य परीक्षा अच्छी जा सकती है। सिर्फ कमीशन के लिए नहीं है, इवन बिहार दारोगा, बीएसएससी, सेंट्रल एसएससी जो होती है, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग जो है, यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, और इवन जो पीईटी अभी आया उत्तर प्रदेश का, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीईटी बिहार दारोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले भी जो 67वीं 68वीं है सीडीपीओ के एग्जाम के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, कमेंट करें और नाइट स्टडी विथ मी सीरीज से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।